चंद दिन पहले IMF के साथ पाकिस्तान की डील मंतकी इंजाम पर पहुंची। IMF के साथ 9 महीने का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ। $3 अरब इन 9 माह में पाकिस्तान को मिलेंगे। खुदा करे कि ये आखिरी IMF से हमारी डील हो और दोबारा कभी हमें IMF के पास न जाना पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। IMF का एग्रीमेंट तकरीबन हो गया है, 9 महीनों के लिए $3 बिलियन का है। 12 जुलाई के बाद शायद $1.1 बिलियन हमें मिल जाए और उसके बाद जाहिर है 2 किस्म की सूरत पाकिस्तान में पैदा होगी। पहली जो सूरत वो ये है कि हमने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करनी शुरू कर दी। तो मेरी तरफ से आपको भी मुबारक हो कि अगर ये वाकई कोई खुशखबरी है तो फिर जाहिर है पूरे पाकिस्तान को इस खुशखबरी का इल्म होना चाहिए। लेकिन 2 खबरें जो है उसके साथ ही क्रिएट हुई हैं। एक को हम अच्छी खबर कह सकते हैं और दूसरी को बुरी खबर कह सकते हैं। पहली जो खबर अच्छी है वो ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी ने जंप लेना शुरू किया। आज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो बहुत बड़ी तब्दीली आई, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा ये रिकॉर्ड बना कि एक ही दिन में 2446 पॉइंट्स में इजाफा हुआ स्टॉक एक्सचेंज में, और ये बहुत बड़ा इजाफा है। इसके साथ डॉलर्स की कीमत में 5 रुपए कमी आई, जो जाहिर है पाकिस्तान को इस वक्त इस किस्म की रिलीफ चाहिए थी। और इसके साथ साथ एक जो फायदा इस पैकेज का ये हुआ कि अब ये हम कतई तौर पे कह सकते हैं कि इलेक्शन वाकई नवंबर के अंदर या अक्टूबर के अंदर हो रहे हैं, क्योंकि अगर ये पैकेज ना होता तो शायद 1 साल इलेक्शन ना होते। लिहाजा इस पैकेज का एक कमाल तो ये हुआ कि अब इलेक्शन जो है वो कतई हो गए हैं। इलेक्शन मेरा ख्याल ये हो जाएंगे। अब हम बुरी खबर की तरफ आते हैं। बुरी खबर यह है कि पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, पाकिस्तान में गैस की कीमतों में इजाफा होगा और पाकिस्तान में टैक्सेस में इजाफा होगा, क्योंकि हमने लिख कर दिया IMF को कि हम टैक्स बढ़ाएंगे, हम बिजली की कीमत में इजाफा करेंगे, हम गैस की कीमत में इजाफा करेंगे। अब सोचने का मुकाम यह है कि ये जो फायदे हैं ये किसके लिए हैं और ये जो नुकसान है ये किसके लिए हैं, जो हम आज के शो में ज़ाहिर डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ मुझे यूं महसूस होता है कि इस महीने में या अगले महीने में PDM टूट जाएगी और अब दोनों की तरफ से ये क्लेम होना शुरू हो गया है कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी ये कहती है हमारी है, नून लीग ये कहती है कि हमारी है। अब ये जो हमारी की सियासत है ये भी मेरा ख्याल इसी महीने के अंदर स्टार्ट हो जाएगी और ये दोनों इश्यूज हमारे आज के शो का इशू होंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। नाज बलोच साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती हैं और डॉक्टर फरक सलीम साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, इकॉनमी के माहिर हैं। अगर आप इजाजत हैं डॉक्टर साहब से पूछो। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि IMF का फायदा क्या होगा और IMF का नुकसान क्या होगा पाकिस्तान को इमीडिएटली? देखिए, सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये है कि डिफॉल्ट टल गया है। देखिए, डिफॉल्ट के बाद जो हालात होते पाकिस्तान के या पाकिस्तान में रहने वालों के, वो बड़े खतरनाक। तो डिफॉल्ट तो टल गया है, ये सबसे बड़ी खबर है। दूसरी हकीकत आप इसके साथ ये रख लीजिए कि जो IMF का प्रोग्राम हमने 2019 में साइन किया था उसमें हम नाकामयाब रहे उसको पूरा करने के लिए। 9th रिव्यू में हम मुकम्मल तौर पे फेल हो गए। तीसरी हकीकत यह है कि ये जिसको हम कहते हैं ब्रीदिंग स्पेस, हमें सांस लेने की जगह मिल गई है। ये $3 अरब का इजाफी कर्जा है। ये कोई लड्डू का डब्बा नहीं है, कोई बर्फी का डब्बा नहीं है, ये कोई एक दूसरे को मुबारकबाद देने वाला मुकाम नहीं है, ये इजाफी कर्जा है। और एक चौधरी साहब इसमें बहुत बड़ा सबक है। वो सबक ये है कि नवंबर से हम ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, जुलाई के महीने में आ गए और जो सियासी फैसला किया था कि हमने इस पैकेज का हिस्सा नहीं बनना, उसका एक बहुत बड़ा माशी नुकसान हुआ है। इन 8-9 महीनों में आप सोचिए, वो जो हम कहते हैं कि 100 जूते और 100 प्याज, हमने 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी खाए, सारी शराइत भी मानी। और इन 8-9 महीनों के दौरान अगर मेरा तखमीना आप मानते हैं तो लगभग 8 से 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। इस माशी फैसले का हमें इस सियासी फैसले का हमें बहुत बड़ा माशी नुकसान हुआ। इन 8 महीनों के दौरान आप देखिए कि हमारी एक्सपोर्ट $3-4 बिलियन गिर गई है। $3-4 बिलियन की रिमिटेंसेस का नुकसान है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो नीचे आई है। करेंसी की डिवैल्यूएशन है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, गुर्बत बढ़ी है। ये सारी हमने माशी कीमतें चुकाई हैं एक सियासी फैसले की। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या जो मिफ्ता इस्माइल साहब है उनका फार्मूला ठीक था कि वो कहते थे कि IMF के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, और दूसरे ज़ाहिर इसहाक डार साहब इनकी फिलॉसफी ये थी कि हमारे पास एक प्लान B है, हमें उस तरफ जाना चाहिए। तो आप वैसे जिम्मेदार किसको ठहराते हैं और इसकी वजह क्या है इस ताखीर की? देखिए, ये बड़ा वाज़ेह हो गया कि कोई प्लान B एग्जिस्ट ही नहीं करता था।
ये हम एक माशी अगर फैसला होता तो और कोई मुतबादिल IMF का एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सियासी फैसला था जिसने 9 महीने 8 महीने का डिले किया इस प्रोग्राम में जाने का, वरना माशी तौर पे हमारे पास कोई मुतबादिल रास्ता नहीं था। ये बहुत वाज़ेह हो गया कि कोई प्लान भी एग्जिस्ट नहीं करता था। शुरू से आखिर तक जो प्लान था वो IMF ही था। बिल्कुल ठीक। अच्छा इरफान साहब ये फरमाइएगा सर, ये वैसे कल से डिबेट बार बार चल रही है, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया और बड़ी एफर्ट की प्राइम मिनिस्टर साहब ने, क्योंकि उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को साइड पे करके खुद सारे अख्तियारात अपने हाथ में रख के उन्होंने डील की और वो डील मैच्योर हो गई। लेकिन ये जो 100 जूते और 100 प्याज की बात चल रही है कि अगर आपने यही कुछ करना था तो आप साल पहले कर लेते, पाकिस्तान कम से कम आज इन हालात को से तो ना गुजर रहा होता। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें बात ये है कि ये एक चीज होती है फोर साइड, एक चीज होती है हाइंड साइड। अब हाइंड साइड में बैठ के वाली बात करना कि पहले दिन ही कर लेते तो एक और बात है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक भूचाल था जब पाकिस्तान PDM की हुकूमत आई, और उसकी जिम्मेदारी जो है वो PDM की जमातों पे नहीं है, उसकी सारी जिम्मेदारी और इमरान खान के ऊपर है। इन लोगों ने IMF का प्रोग्राम खराब किया, इन्होंने IMF के साथ जो मुआहिदा किया उसको पूरा नहीं किया, इन्होंने बल्कि कीमतें कम कर दी, जो मुआहिदे में बढ़ानी थी उन्हें कम किया ताकि आने वाली हुकूमत के लिए मसाइल पैदा हो। फिर खाली ये नहीं किया, IMF को खत लिखे पंजाब और पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने और इन्हें ओपनली बोला कि जी आप जो है पाकिस्तान को कर्जा ना दें। ये आज तक इस मुल्क की तारीख में कभी हुआ नहीं है। फिर बाकायदा एक मुहिम जो ही हुई कि एक मुहिम पूरी लॉन्च की गई कि जी मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, श्रीलंका बन रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है, श्रीलंका बन रहा है। ये सारा चीजें भी उसमें रखे ना पिक्चर में तो बड़ा, वरना ये लेकिन देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब ने एग्रीमेंट ऑलमोस्ट मैच्योर कर लिया था उस वक्त। अगर आप देखें तो आपकी पार्टी की तरफ से बहुत ज्यादा अपोजिशन थी, यानी मियां नवाज साहब की तरफ से भी थी साग डार साहब की तरफ से भी थी, और आज आप देखें आपने वही काम किया जो मिफ्ता इस्माइल साहब आज से 8 महीने पहले करना चाहते थे। देखिए जो मिफ्ते ने जो प्लान था फ्रॉम डे वन वो ये था कि डार साहब वापस आएंगे तो डार साहब विल बी द फाइनेंस मिनिस्टर। ये फ्रॉम डे वन ही यही प्लान था, क्योंकि डार साहब नहीं आ सकते थे तो स्टॉप गैप मेजर में मिफ्ता था। अब वो उसको जो है वो उसने मिफ्ता ने दिल पे ले लिया और बाकियों ने कहते हैं उसको वो पॉइंट स्कोरिंग के लिए कर दिया। बात ये है कि हमने ही पहले भी 2016 में इस मुल्क में IMF प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट सिर्फ हमने ही किया, इससे पहले किसी ने नहीं किया, और अभी भी हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी को दोबारा पटरी पे चढ़ा दिया। हालांकि आपसे मेरी बात हुई थी, आपको याद होगा, डिफॉल्ट बहुत ज्यादा जो था वो उसका एक्चुअल थ्रेट था और डिफॉल्ट हो सकता था, लेकिन जो है वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से उसको जो है वो अवर्ट कर दिया गया। लेकिन अब कुछ चीजें कामयाबी किसकी है, मियां शहबाज शरीफ की है या फाइनेंस मिनिस्टर की? क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर बिल्कुल साइड पे है पाकिस्तान, और मुबारकबाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर को दी जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है और PDM की है ये कामयाबी, और इट इज अ टीम एफर्ट, और ये कोई एक बंदा नहीं करता जा रहा है उसमें मियां नवाज। लेकिन इसहाक डार साहब से तो मीटिंग भी के लिए IMF तैयार नहीं था। चलो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो अपना रोल प्ले किया, लेकिन इट इज अ टीम एफर्ट। मियां नवाज साहब जो है वो बहुत परेशान थे इसके ऊपर, उन्होंने खुद इसके अंदर वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे, और उसके बाद हुआ। मैं इसमें ये जरूर कहना चाहूंगा, देखें बात ये है कि हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि ये जो IMF प्रोग्राम है ये उन मुल्क की इकॉनमीज को मिलता है जो मुल्क की इकॉनमियाँ इतनी कमजोर हो जाती हैं कि अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट या अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकती। तो ये एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आप जाते हैं, जिसके तहत आप अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं, और बहुत सारे मुल्क इस प्रोग्राम में गए, बड़े बड़ी ताकतवर मुल्क भी, लेकिन हमें निकलना भी तो है ना, मुल्क निकलते हैं, हम निकल नहीं रहे, हम इससे निकल नहीं पा रहे, एक बात। और जब हम निकल जाते हैं तो हम फिर ऐसी हरकतें करते हैं कि हमें दोबारा आ जाना पड़ता है। वैसे शौकत तरीन के दौर में, शौकत अजीज के दौर में ये वाकया हुआ था कि उन्होंने खत्म कर दिया था। लेकिन शौकत अजीज साहब के किस लिए खत्म हो गया था? क्योंकि 9/11 की वजह से आपको जो है वो ऐसी जो है वो फैसिलिटी अमेरिका की तरफ से दी जा रही थी जो वैसे अवेलेबल किसी मुल्क को होती नहीं है। वो वाला माहौल अगर हो जाएगा तो ज़ाहिर है आपको। बात यह है कि 2016 में जो है वो हमने IMF प्रोग्राम को खैर बात का है और खत्म किया, और इसके अंदर बुनियादी बात कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होते हैं। आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की इतनी बड़ी आपके पास होनी चाहिए रिजर्व्स कि आपको जो है वो नहीं जाना पड़े और मुल्कों के पास, और अपने जो भी आपके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, टैक्स से रिलेटेड हैं और जो मामलात हैं, उनको हमें एड्रेस करना पड़ेगा, और ये हमें मिनासिब कौम ये बात समझनी चाहिए। अच्छा नासिर साहब देखें, एक दो चीजें, एक तो टैक्स रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, हमने लिख कर दिया है कि हम टैक्स रिफॉर्म्स करेंगे और उससे टैक्स का एक बहुत बड़ा प्रेशर आएगा पाकिस्तान के अंदर। दूसरा ये है कि हमने एनर्जी सेक्टर में कुछ इस्लाहात करनी है, और जाहिर है उससे गैस की कीमतें बढ़ेंगी, गैस की कीमतें 50% तक बढ़ सकती हैं, और बिजली जो है उसकी कीमत 3.5 से लेकर 4.5 रुपए तक उसमें इजाफा होगा पर यूनिट।
और महंगाई जो आपके सामने है, पाकिस्तान की रिकॉर्ड हिस्ट्री है, उसके अंदर इतनी ज्यादा महंगाई नहीं थी। और आज से 6 महीने पहले बिलावल साहब ने कहा था कि ये महंगाई आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब ये जो नया स्पेल आएगा उसके जिम्मेदार कौन होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जावेद चौधरी साहब, ये नया स्पेल है, ये गुज़िश्ता कोताहियों और गलतियों के नतीजे में ये नौबत आई है। और जिस तरह अफनान ने भी ये बात कही कि एक ऐसे केओटिक सिचुएशन बना के, एक अनसर्टेनिटी बना के मार्केट में एक अफरा तफरी पैदा की, लोगों को खौफ ज़दा किया गया कि गोया कि पाकिस्तान के माशी हालात जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। और ये जो नैरेटिव बिल्डिंग की अफसोसनाक रवैया है ये, लेकिन इसको पीटीआई ने परवान चढ़ाया। और इसकी वजह यह हुई कि जिस तरह एक केओटिक सिचुएशन के अंदर मुल्क को धकेला गया, मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं था। जब एक मुल्क के अंदर 3.5 साल एक शख्स वजीर आजम था और वो वजीर आजम था तब भी कहता था कि यहाँ करप्शन उरूज पे है, तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा मुल्क में आके? तो जितना नुकसान पाकिस्तान की मईशत को गुज़िश्ता 3.5 साल में पीटीआई की हुकूमत ने पहुंचाया, वो बहुत बड़ा नुकसान था। अब 160 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, उसको एकदम से ब्रेक मारेंगे तो वो तो उलट ही जाएगी, और आपको पता फिर उसके बाद खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट्स ही होते हैं। अब ऐसे में एक संभल के मईशत को ट्रैक में लाने के लिए हुकूमत ने कोशिशें की हैं। अब ये जो एफर्ट्स है, ये जो महंगाई है इसकी कीमत आपको इलेक्शंस में भोगनी पड़ेगी। महंगाई, जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, बहुत सारी चीजें हैं इस बजट में भी जो हमें अंदाजा था, उन चीजों पे पीपल्स पार्टी ने बहुत ज्यादा बात भी की, एम्फसाइज भी की और कायल किया हुकूमत को कि उन पॉइंट्स पे, उन जगह पे जो है फोकस किया जाए। फॉर इंस्टेंस जो सैलाब ज़दगान हैं, जो मुतासिरीन हैं, जो पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल शदीद सैलाब की वजह से हमारी ज़राअत को नुकसान पहुंचा, हमारा किसान, हमारा जो ज़रूरी जमीन है, ये हमारी फसलें तबाह हुई हैं, कारोबार लोगों का उजड़ गया, तो वो लोगों के लिए जो रिलीफ था उसके ऊपर हमने कायल किया और हुकूमत को भी इस चीज की अंदाजा हुआ और फिर बहरहाल बजट के अंदर इस चीज को रिफ्लेक्ट किया गया। तो मैं समझती हूँ कि मिल बांट कर मुल्क को हमें बेहतरी की तरफ लेके जाना है। इस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शंस मौजूद नहीं थे, हम एक मुश्किल सिचुएशन के अंदर थे, उस क्राइसिस से निकलने के लिए एफर्ट्स करें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आईएमएफ का मकसद ये हरगिज नहीं होता कि आप आईएमएफ के पास जाएं और फिर हाथ पे हाथ रख के बैठें। आप खुद अपने मुल्क के लिए क्या करते हैं? 3.5 सालों में हमने नहीं देखा कि इमरान खान ने कोई बिजली का 1 मेगावाट भी पैदा किया हो, क्रिएट किया हो, जनरेट किया हो। हम अभी बैठकर आप देखें, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो साहब, बिजली हमने बनाई हुई है, हम तो आम आदमी उसके बिल नहीं दे पा रहे। नहीं, मैं आपको बताऊं कि अभी भी बिलावल भुट्टो, देखिए हमें प्रोडक्टिव होकर आगे बढ़ना है, हमें लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी, दुनिया आगे बढ़ रही है, हम पीछे तो नहीं मुड़ सकते। अब देखें इस वक्त भी बिलावल भुट्टो साहब फॉरेन मिनिस्टर जापान के अंदर, वहां पे मौजूद वजीर आजम से जापान के मिले, बायलैटरल कोऑपरेशन के ऊपर उन्होंने बात की और साथ ही शमसी तवानाई, मैं उसका जवाब आपको दे देती हूँ। शमसी तवानाई और उसके अलावा जो है साफ पीने की ड्रिंकिंग वाटर के लिए उन्होंने वहां पे मिलकर बायलैटरल कोऑपरेशन के ऊपर डिस्कशंस किए और ये वो चीजें जिसका बात को फायदा होगा। जहां तक आपने आसफा बीवी की है, मैं उसका जवाब दे दूं, फिर आप ब्रेक पे जाए। आपने ब्रेक से पहले सवाल किया, जवाब भी ब्रेक से पहले सुनेंगे आप। देखिए आसफा बीबी जो है, जो गई हुई है इस वक्त जापान गई हैं, वो अपने पर्सनल खर्चे पे गई हैं। किसी एक ऑफिशियल मीटिंग के अंदर उन्होंने चेयर नहीं किया, ना उसमें चेयरमैन के साथ वो फॉरेन मिनिस्टर के साथ ना वो बैठी हैं, ना कोई ऑफिशियल मीटिंग में उन्होंने हिस्सा लिया है। वो पाकिस्तानी कम्युनिटी से मिली है, जैसे मैं जाके मिल सकती हूँ, आप जाके मिल सकते हैं, एज एन इंडिविजुअल पाकिस्तानी अपने खर्चे पे गई हैं। तो सबसे ज्यादा जिनको मसला था ना, जो मेयर नहीं बने कराची के और खुद साख्ता खाबों में अपने आपको मेयर देखते हैं, उनको ज्यादा प्रॉब्लम है अपने एक्सपेंसेस पे, अपने बिल्कुल अपना टिकट, अपनी रिहाइश, अपनी हर चीज के उन्होंने प्रोटोकॉल तो वो ले नहीं रही है, कोई पर्सनल प्रोटोकॉल, कोई भी प्रोटोकॉल वो नहीं ले रही। अगर प्राइवेट लेवल पे, जाती तौर पे अगर प्रोटोकॉल जिन लोगों के लिए वो खुद अगर पे करते हैं, उनको अगर साथ अपने अखराजात के ऊपर ले गए तो उस पर तो एतराज ना आपको हो सकता ना मुझे हो सकता। अपने एक्सपेंसेस के ऊपर ट्रेवल करी है, कोई सरकारी खर्चे पे नहीं गए। ये जो कयास आ रही है, मनगढ़ंत इस्लामी को कुछ खुद हकीकत करनी पड़ेगी इस पे। इस्लामी अपने मुझे तो उन पर तरस आता है। सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये बताइएगा कि क्या वाकई हमारे पास IMF के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था? और दूसरी बात यह है कि क्या ये रिलीफ आर्जी है या मुस्तकिल है, क्योंकि आने वाली गवर्नमेंट को दोबारा ये एग्रीमेंट करना पड़ेगा। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर साहब, 2 सवाल, क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था IMF का पैकेज कबूल करने के अलावा? और क्या ये रिलीफ आर्जी है 9 महीनों के लिए, और जो नई गवर्नमेंट आएगी उसको रीनिगोशिएट करना पड़ेगा? और इन 9 महीनों के अंदर क्या हमारी जो इकोनॉमी है सस्टेन कर सकती है?
देखिए चौधरी साहब, सबसे बड़ी बदकिस्मती ये रही है कि जो भी हुकूमत आती है, नई हुकूमत आती है, वो दो चीजें कहती है। वो हमें बताती है कि सब कुछ किया करता जो है वो पहली वाली हुकूमत का है, सारा का सारा इल्जाम वो पहली वाली हुकूमत का। पीटीआई भी हमें ये बताती रही, अब हमें पीडीएम की हुकूमत, पीएनएन की हुकूमत वो भी यही बता रही। और दूसरा वो ये बताते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। आपने सुना कि हमें श्रीलंका बनाया जा रहा है, आईएमएफ हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। खुदाया जिस इदारे के जियोपॉलिटिक्स हो रही है, तो खुदाया जिस इदारे के पास जाके हमने अपने लोन्स का बंदोबस्त करना है, हमने अपनी बैरूनी अदायगियां पूरी करनी है, उसके ऊपर इल्जाम लगाना क्या पाकिस्तान के मुफाद में है? सियासी मुफाद में तो शायद जरूर हो कि पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी पॉइंट्स मिल जाए, लेकिन क्या पाकिस्तान के मुफाद में है कि उस इदारे के ऊपर इस किस्म के इल्जाम लगाए जाए? दूसरा आपका सवाल था कि क्या कोई और पैकेज था और कोई। देखिए मेरी नजर में अगले 12 महीनों में तकरीबन 23 अरब डॉलर की अदायगियां करनी। आईएमएफ के अलावा दुनिया भर में किसी के पास मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं। वर्ल्ड बैंक नहीं पैसे देता जब तक आईएमएफ का हिस्सा ना बने, एशियन डेवलपमेंट बैंक पैसे नहीं देता जब तक आप आईएमएफ का हिस्सा ना बने, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक पैसे नहीं देता जब तक आप आईएमएफ का हिस्सा ना बने। और पिछले 6 महीने से अगर कोई सबक सीखना है, कतर ने, सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने, चाइना ने, जापान ने, सब मुल्कों ने कर्जा देने से इंकार कर दिया, तो क्या पहले आईएमएफ से एग्रीमेंट करें? तो दोनों अस्पाक सीखने के पहले आपको आलमी मालियाती इदारे आईएमएफ के बगैर नहीं देते थे, और अब हम जिनको फ्रेंडली कंट्रीज कहते हैं उन्होंने भी मामला जो है वो कह दिया है कि वो आईएमएफ के पैकेज के बगैर, आईएमएफ की छतरी के बगैर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो मंसूबा तो कोई और नहीं था, देयर वाज नो अदर प्लान, कोई प्लान भी एग्जिस्ट नहीं करता था। शुरू से आखिर तक प्लान एक ही था। श्रीलंका डिफॉल्ट करने के बाद आईएमएफ के पास गया, जाना हमने आईएमएफ के पास ही था, आज जाएं कल जाएं, लेकिन उस सियासी फैसले का जो 8-9 महीने डिले हुआ, उसकी जो कीमत चुकाना पड़ी, आप सोचिए कि हम 8-10 अरब डॉलर का नुकसान करते हैं। वजह क्या हो सकती है सर इस डिले की? ऐसा देखें, इस डिले की वजह क्या हो सकती है? डेलिबरेटली किया गया कि इलेक्शन के करीब जाके या गवर्नमेंट जब खत्म हो रही होगी उस वक्त ही एग्रीमेंट करेंगे, या फिर कोई कयास था, कंफ्यूजन था, या फिर ये एक बार्गेनिंग चिप थी? वजह क्या थी सर? देखिए वजह सियासी थी। क्या सियासी वजूहात थी वो आप जरूर डिबेट कर सकते हैं, लेकिन एक सियासी फैसला था जिसके नतीजे में हम आईएमएफ के पास नहीं गए, माशी फैसला नहीं था, और उस सियासी फैसले के नतीजे में 8 से 10 अरब डॉलर का माशी नुकसान हुआ। आप सोचिए हम सियासी फैसलों के नतीजे में 3 गुना बड़े नुकसान कर देते हैं। एक $3 बिलियन का पैकेज लेने के लिए हमने 8-10 अरब डॉलर का यहां पे नुकसान करता। ठीक है अफनान साहब, अब तो इलेक्शन वैसे मेरा ख्याल है हो जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही था कि अगर इस बैड इकोनॉमी में अगर इलेक्शन पे गए तो पीडीएम बुरी तरह हार जाएगी। तो अब मेरा ख्याल है एक तो खान साहब का एलिमेंट जो वो खत्म हो गया, और दूसरा ये है कि इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर हो गई है। तो अब मेरा ख्याल है अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन तो करवा रहे हैं आप? देखिए हमारा पहले भी प्लान यही था कि जो टाइम है उसके ऊपर इलेक्शन हो जाएंगे। वो टाइम बनता अक्टूबर नवंबर ही था हमेशा से ही। वो तो पीटीआई ने जो है वो एक मुसीबत खड़ी कर ली थी कि हमारी हुकूमत गिराई है तो हम हुकूमत नहीं चलने देंगे, और वो पूरी जो मुहिम जो ये हुई है उसके ऊपर क्या कहते हैं सारे पाकिस्तान ने देखा उन्होंने क्या किया। तो ये जहाँ तक बात रहेगी इसकी कि जी पिछली हुकूमतों के ऊपर हर कोई आगे डालता है, तो फिर ये जो फाइनेंशियल एनालिस्ट बैठे हुए हैं इनका क्या काम है? अगर ये भी नहीं बता सकते कि किसने किया है और किसने नहीं किया, तो फिर इनका क्या काम है? आप मुझे बता देना। क्या इमरान खान ने मुहिम जो ही नहीं की इस मुल्क को डिफॉल्ट करने के लिए? क्या आईएमएफ प्रोग्राम को उसने खराब करके वो खुद नहीं किया? के 85% के करीब कर्जे आप छोड़ के गए थे। वैसे किसके? जीडीपी जो हमारा टोटल है उसका तकरीबन 85% के करीब हमारी किस्त बनती है। ठीक है, हाँ जी, वो आप छोड़ के गए थे जब 2018 में गवर्नमेंट हम गए थे 24,000 अरब के ऊपर, 25,000 या 24,000 अरब पे, ये 46,000 अरब पे छोड़ के गए। अब बात ये है, जो बात है उसको तो ज़ाहिर है मैं डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि 5 साल हमारी इन्फ्लेशन 4 से 5% एवरेज रही थी। हमारे मुल्क जो है आईएमएफ प्रोग्राम से निकल गया था। हमने सीपैक किया जिससे $55 बिलियन की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आई, और पीडब्ल्यूसी और इस तरह के बड़े इदारे कह रहे थे कि बाय 2030 पाकिस्तान जो है वो G20 में आ जाए। आपको याद है 2013 में जब आपकी गवर्नमेंट बनी थी तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने तकरीर करते हुए कहा था कि हमें बड़ी बुरी इकॉनमी मिली है,
मुल्क का खजाना खाली है, और उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई थी, आपने वो सारा जो बोझ था इनके ऊपर लाद दिया था, और उसके बाद आपने इमरान खान के ऊपर लाद दिया। वो बात ये नहीं, बात ये है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब हमारी हुकूमत आई थी तो हम IMF प्रोग्राम में थे 2013 में, ये एक फैक्ट है, आप चेक कर लें बेशक। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पर डार साहब ने करके उसको मजीद एक्सटेंड किया था। जब PTI की हुकूमत आई है तो उस वक्त पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में नहीं था, ये बड़ा रेयर है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $17 बिलियन के थे। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर 2018 का RTS बैठा के इलेक्शन ना रिग किया जाता, 2017 में डॉन लीग और पनामा ना किया जाता, तो ये भी मुल्क स्टेबल रहता, कुछ भी ना होता। और अभी भी ये जो मतलब बैठ गया कहते हैं ड्राइंग रूम से कह रहे हैं कि जी ये जो $5 बिलियन जो है हमने चाइना के साथ वो रोल ओवर किए हैं, ठीक है ना। ऐसे तो मुल्क पैसे थोड़ी कोई शक नहीं कि चाइनीज अगर मदद ना होती तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता, लेकिन आप वो पार्टियां जो कहते थे कर्ज उतारो मुल्क संवारो और कर्जे की जंजीर तोड़ देंगे और बाहर निकल जाएंगे ना, और उसके बाद आप देख लें क्या नहीं, वो टाइम देखें इस तरह होगा नहीं ना। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये IMF प्रोग्राम खत्म होगा, जो नई हुकूमत आएगी उसको IMF प्रोग्राम में दोबारा जाना पड़ेगा, 3 साल उसके पास होंगे, जिसमें वो इकोनॉमी को बैलेंस ऑफ द पेमेंट के जो इश्यूज हैं उनको वो एड्रेस कर लेगी, मैक्रो इकोनॉमिक जो आपके इश्यूज है वो उनको एड्रेस कर लेगी, तो आपकी इकोनॉमी स्टेबलाइज कर जाएगी, रिजर्व आपके ऊपर चले जाएंगे, एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ जाएंगी, आपकी जो है इंपोर्ट्स इतनी रहेंगी जितनी आप मैनेज कर सकते हैं, तो जो है वो मुल्क आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इस तरह जो है वो आप सियासत को मईशत के साथ अलग नहीं कर सकते, नहीं अलग कर सकते, इसमें कोई शक नहीं। वैसे नाज़ साहब, ये अगली गवर्नमेंट किसकी बन रही है? आपकी बन रही है, नवाज शरीफ साहब की बन रही है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब इस फुल तैयारी के अंदर है, और दूसरी साइड पे बिलावल भुट्टो साहब भी फुल तैयारी के अंदर है, तो गवर्नमेंट किसकी बन रही है? देखिए, ये तो इलेक्शंस में इंशाल्लाह आप देखेंगे जो पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा अक्सरियत के साथ आएगी और जो आप ज्यादा अक्सरियत हासिल करेंगे। देखिए, हमारे पास इस वक्त भी अगर आप पोजीशन देखें तो सिंध में हमारी हुकूमत है, एक सूबे में हमारी अपनी हुकूमत है, और आपने देखा कि हम डिलीवर भी कर रहे हैं और तेजी से हमारी पजीराई, आपने देखा कि कराची से मेयर कराची भी हमारे आए हैं, और अब आने वाले इंतखाबात में जिस तरह से हमारे पास पंजाब में जोक दर जोक लोग आके ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो बहुत तेजी से हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपना मोमेंटम गेन कर रही है। का वोट बैंक तोड़े हैं आप, पंजाब इनके हाथ से निकलेगा। देखिए, मैं समझती हूँ हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक जो है वो मैनिफेस्टो मंशूर के हिसाब से वो लोगों को कायल करते हैं, और PMLN का अपना वोटर बैंक है। हमारा वोटर हमेशा मुख्तलिफ रहा है, PMLN का वोटर जो है वो पीपल्स पार्टी का वोटर। आप जीतेंगे, देखिए अब बात, और पंजाब के अंदर तो ज़ाहिर सीट एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं आप, जो नून लीग नहीं मान रही है। नहीं, देखिए इसमें हमारे पास आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान से लेके अभी आपने देखा कि जो इंतखाबात होते हैं, जहां जहां इंतखाबात बाई इलेक्शंस हुए, पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं समझती हूं कि ये इलेक्शंस तय करेगा। PMLN की अपनी उनकी मकबूलियत है, हमारी अपनी मकबूलियत है। जो पार्टी ज्यादा वोट लेकर आगे आएगी, फिर आगे क्या आगे किस किस्म के अलायंसेस बनते हैं, आगे क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हर इलेक्शन में हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो देती है और दूसरे को कहती है कि इनकी वजह से मुल्क बर्बाद हुआ और हम ठीक कर लेंगे। लेकिन इस बार मसला यह है कि आप सारे एक ही टोकरी में बैठे हुए हैं। अगर इस गवर्नमेंट की कोई बेहतर परफॉर्मेंस है मुश्तरका है, अगर बैड परफॉर्मेंस है मुश्तरका है, इलेक्शन कैसे लड़ेंगे आप? देखिए, हमारी आइडेंटिफिकेशन जो है वो अलग इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो एक सोच है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्ज हुकूमत है, वो एक मुनफरिद तर्ज हुकूमत है। हमारी पॉलिसीज डेफिनेटली इनसे मुख्तलिफ होगा, लेकिन इस वक्त जो PDM के साथ हमारा जो अलायंस है, उस अलायंस में हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश, चाहे PMLN हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे दीगर सियासी जमातें जो इस वक्त इत्तेहाद का हिस्सा है, उनकी हत्तुल इम्कान कोशिश थी कि मुल्क को जो डिस्टेबिलिटी की तरफ धकेला जा रहा था इमरान खान की तरफ से, उस मुश्किल से बचा लिया जाए। आगे का जो लाए अमल है वो हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना सिंबल है, हमारे अपने जो है एक नजरिया है, हमारी अपनी एक स्ट्रगल है, हमारी अपनी डिलीवरी है, जो हमने खिदमात दी हैं। हर कोई अपनी खिदमात और अपनी मेहनत और सलाहियत की जो आवाम के पास जब जाएगा तो आवाम वोट करके डिसाइड करेगी। वोट किस बुनियाद पे लेंगे, ये एक बड़ा सवाल। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। नाज़ साहब, ये प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब बन रहे हैं फिर इंशाअल्लाह? प्राइम मिनिस्टर कौन बन रहा है? हमारा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है। तो ये तो आपको फटा पड़ जाएगा। वो देखिए, उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी, हमारी ये थोड़ी है हमने कोई दोनों कह रहे हैं हमारा दौर आ रहा है, तो ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। और क्या होगा, ये पतंग दोनों ने इकट्ठी उड़ाई है। 29% महंगाई है पूरे एक साल में,
दोनों जिम्मेदार हैं। जावेद चौधरी साहब अफनान बात करेंगे, मैं एक मिनट सिर्फ ये बात ये कर लूं कि देखिए बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, तमाम सियासी जमात अवाम के पास जाएंगे। द पीपल ऑफ पाकिस्तान विल डिसाइड थ्रू देयर वोट, और पावर ऑफ वोट से वो डिसाइड करेंगे कि वो किसको अक्सरियत के साथ जो है चुन के लेकर आ रहे हैं। आगे फिर किस किस्म के अलायंसेस बनते हैं या क्या होता है वो तो फ्यूचर का वक्त बताएगा, लेकिन डेफिनेटली अदारा शुमारियात ने डिक्लेयर किया एक साल में 2022-2023 में, देखिए वो क्या तो बिलावल भुट्टो साहब तकरीर करते हुए कहेंगे कि इन 29% महंगाई में मेरा भी कोई किरदार है? ये कहेंगे प्राइम मिनिस्टर का कसूर है, साझेदार साहब का कसूर है? बिलावल भुट्टो वाजे तौर पे ये बात बार बार हर प्लेटफॉर्म पे कह चुके हैं कि जिस तरह अभी हम जिक्र कर रहे थे कि 24,000 अरब से 55,000 अरब तक अखराजात कर्जाजात को बढ़ाने वाली सियासी जमात जो ये चीजों की जिम्मेदार है 12% थी, लेकिन जो इसकी पिछले साल जो इनके जिम्मेदार है जो की वजह से अब उनके खिलाफ इलेक्शन ही लड़ सकते, वो तो ज़ाहिर पार्टी ढेर हुई है। लेकिन अब आपने इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ना नहीं, हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन बिल्कुल लड़ लेंगे, लेकिन देखें बात यह है कि एक बंदा, एक वजीर आजम, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अपने ओहदे से हटने के बाद एक हफ्ते बाद कह रहा है पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। फिर वो मुहिम जो ही कर रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को लिख रहा है कि इन्हें कर्जा ना दो, मुल्क को डिफॉल्ट होने दो, उसका कोई इंपैक्ट तो आएगा ना सर। मसला ये है कि वो तो फारिग हो गए ना सर। लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते अब मियां वाशी साहब ये कह रहे हैं कि मेरी जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम महंगाई कम कराएंगे। अभी भी आपकी हुकूमत है भाई, तो जो काम उनके भाई नहीं कर सके तो मियां साहब कैसे करेंगे? नहीं देखें, मैं आपको एक बात ये समझेंगे, ये कोएलिशन गवर्नमेंट है, इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके कोएलिशन वो आपके साथ बैठे हुए हैं, वो तो मानने के लिए तैयार होता नहीं है ना। देखें आपने रिसोर्सेज उतने ही है, रिसोर्सेज एक्स है। अब जो है वो बहुत सारे कोएलिशन है, उन्होंने अपने अपने एजेंडाज है, वो अपने अपने हिसाब से चलेंगे ना, वो तो जिम्मेदार वो भी है, सारे जिम्मेदार है। लेकिन मैं एक बात और भी समझने की, देखें हमने ये बात बड़ी डिबेट हुई है कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी? सवाल तो ये है ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उसके अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला कि एक फ्रेगमेंटेड पार्लियामेंट ना हो, अब पाकिस्तान के अवाम एक क्लियर मैंडेट दें एक पार्टी को, एक बात। दूसरी बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो जो है वो सपोर्ट करे पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो है प्रॉस्पेरिटी को, क्योंकि जो पनामा और ये वो फिर दोबारा वही होगा, वी विल बी बैक टू स्क्वायर वन। तो ये हम अपनी गलतियों से सीखें और हम आगे बढ़े। ठीक। अच्छा रसा, ये फरमाइए, आपकी तरफ आऊंगे, ये 29% जो महंगाई है सर, ये क्या ये दोनों पार्टीज इलेक्शन में इसका बोझ बर्दाश्त कर सकेंगे? ये दो सबसे बड़े चैलेंजेस जो थे पाकिस्तान के सामने, वो एक डिफॉल्ट का था और एक महंगाई का। हुकूमत का सबसे बड़ा इशू था डिफॉल्ट का, और 26 करोड़ पाकिस्तानियों का जो सबसे बड़ा इशू था वो महंगाई का। तो उसमें से एक इशू जो है वो कामयाबी से डील कर लिया गया। डिफॉल्ट जो है मैं समझता हूँ वो अगले 9 महीने के लिए टल गया है। जो महंगाई का बोझ है वो मुझे खदशा इस चीज का है कि वो मजीद बढ़ेगा। अभी बिजली के हवाले से जो एग्रीमेंट किया गया है, जो हम तक इंफॉर्मेशन पहुंची है, वो 8.25 रुपए का फी यूनिट इवेंचुअली जो है उसकी कीमत बढ़नी है। पेट्रोलियम लेवी जो टैक्स लगाया जाता है पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर, वो 55 रुपए फी लीटर पे जा रहा है। गैस की कीमत का आपने खदशा जाहिर किया कि 50% की कीमत बढ़ रही है। इसी तरह जो सूद की शरह है वो 22% पे पहुंच चुकी है, और बिजनेसेस जो हैं वो 24, 25, 26% पे जब उधार लेंगे तो इसका मतलब है कि वो कोई नया बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में कोई भी बिजनेस जो है वो मुनाफा बख्श नहीं हो सकता। अगर वो मुनाफा बख्श नहीं हो सकता तो वो एक्सपेंड नहीं करेगा। हमें कोई 11-12 लाख इजाफी नौकरियां हर साल क्रिएट करनी है। अगर बिजनेस एक्सपेंड नहीं करेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी तो मजीद गुर्बत होगी। तो इन सारी चीजों का बोझ जो है वो जाहिर बात है कि हुक्मरान जमात जो है उसी ने लेना है। एक बड़ा ही प्लेन एंड सिंपल था जो माशी हुक्मरान जमात कौन सी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग? और यहां पे वैसे डॉक्टर साहब एक और चीज जो बार बार सोशल मीडिया पे पूछी जा रही है कि हमें ये बताया गया था कि रशियन ऑयल जो आएगा वो बहुत सस्ता होगा, 33% वो लेस प्राइस पे है, लेकिन जो ही वो आया और साथ ही डीजल की कीमत बढ़ा दी 7.5 रुपए सर। जी वही कहीं सोशल मीडिया पे मैं पढ़ रहा था कि दूसरा सस्ता तेल का जहाज आया है और कीमत जो है वो 7.5 रुपए बढ़ गई है। तो वो साहब दुआ मांगते थे ना, उसके नतीजे में क्या होगा। तो ये वैसे
कैसे बढ़ गई सर? रशियन अगर ऑयल है तो सस्ता होना चाहिए ना सर पाकिस्तान में, तो कीमत क्यों बढ़ रही है सर? देखिए चौधरी साहब, 45,000 टन टोटल में वो रशियन ऑयल जो है वो आया है। कहाँ ये जाता है कि वो सस्ता है? अगर हुकूमत से आप कीमत पूछे तो वो कीमत आपको नहीं बताते। हमें ये जरूर बताया जाता है कि वो सस्ता है, लेकिन कीमत नहीं बताते कि वो किस कीमत किस कीमत पे खरीदा गया। हम साल का 20 लाख टन इस्तेमाल करते हैं, उसमें से 45,000 टन आया है, यानी कि 0.25%, 1% से भी आधा अगर आया है। अगर वो सस्ता भी हो तो आप सोचिए 20 लाख टन के ऊपर उसका कोई किसी किस्म का असर नहीं हो सकता। अभी जो पहली शिपमेंट आई है उसके कोई नताइज सामने नहीं आए। खदशा इस चीज का जाहिर किया जा रहा है कि उसमें से 45% जो है वो फर्नेस ऑयल निकलेगा। और फर्नेस ऑयल आपको पता है, उससे जो बिजली घर पाकिस्तान में चलाए जाते थे उनको बंद कर दिया गया है। पूरी दुनिया में फर्नेस ऑयल की इस वक्त जो है वो सरप्लस है, तो वो सरप्लस हमें कहीं बाहर बेचना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि वो दूध के अंदर तकरीबन 45% तो पानी मिला हुआ है। अच्छा, वैसे फरमाइए सर, ये अगर सस्ता था तो सस्ता नजर आना चाहिए ना? वो देखो, वो भी डॉक्टर साहब ये बात कर रहे हैं कि अगर आपकी 20 लाख टन की खपत है और आपने 1 लाख टन इंपोर्ट किया है, तो 20 लाख के ऊपर 1 लाख का उस तरह इम्पैक्ट उसको भी तो आपने देखना है। सर आपने बाकायदा जश्न मनाया था। नहीं, मेरी गुजारिश सुन ले, दो बातें इसके अंदर। एक बात ये थी कि 1 लाख पे 20 लाख। दूसरी बात ये है कि जो रशियन ऑयल है उसकी कॉम्पोजिशन इज डिफरेंट देन ये जो अरब क्रूड ऑयल होता है। तो उसकी वजह से जो डीजल, पेट्रोल, फर्नेस ऑयल और बिटुमेन बनता है वो उसकी क्वांटिटी भी चेंज हो जाती है। इसके अंदर जो है फर्नेस ऑयल ज्यादा बन रहा है, उसकी वजह से जो आपको वो ऑफसेट कर रहा है जो आपको फायदा होना था। तो इसलिए जो है वो क्यों ले रहे थे? लेकिन नहीं, ये क्योंकि हमने एक तो इसको चाइनीज युआन करेंसी में लिया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये इसका ये है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर उस तरह इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर है। तो ये एक है एलिमेंट, और ये बिल्डअप होगा, ये अभी ये बढ़ेगा, ये बिल्डअप होगा। और ये इवेंचुअली देखे जो वैसे रशियंस ने भी वाली बात तो ऑफिशियली कह दी है कि दे हैव नॉट गिवन अस अ डिस्काउंट। तो लेकिन आगे जो मामला चल रहे हैं जियो पॉलिटिक्स के, उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा कि ये तेल की प्राइस कहाँ जाती है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो प्रोसेस हमने इवॉल्व कर लिया है रशिया से ऑयल लेने का, ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि एक तो चाइनीज करेंसी में हो सकता है, दूसरा ये है कि जो है वो हमें निस्बतन आगे हो सकते हैं मामला तो और ऐसे होंगे, हमें फायदा उसमें हो जाए। अभी नहीं हो रहा, लेकिन हो सकता है मुस्तकबिल। मैंने ब्रेक लेनी नाज़िम साहब, लेकिन आपके पास सवाल छोड़ के आप किस बुनियाद पे ये कह रही हैं कि गवर्नमेंट आप ही की बनेगी, क्योंकि पंजाब के अंदर तो आपकी अभी भी पार्टी इतनी स्टैब्लिश नहीं हो सकी कि वहां पे कोई बहुत अच्छा साइज आप हासिल कर सके। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाज़िम साहबा। किस तरह, क्योंकि पंजाब के अंदर तो आपकी पार्टी नजर अभी भी नहीं आ रही, और अगर वहां पे कुछ स्पेस है तो वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उसको बड़ी तेजी से खाती चली जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर है, अभी भी आप एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये आपके साथ सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो जब पंजाब आपके पास नहीं होगा तो इलेक्शन कैसे विन करेंगे? वैसे शो आपका संजीदा होता है, लेकिन कभी कभी उसमें आप कोई चुटकुले और मजाक आपको मजाक लग रहा नहीं है? जैसे आप इस्तेकाम 2-3 महीने बाद ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान में माशाल्लाह जिस किस्म के लोग जो गए हैं चुन चुन कर चीदा, ये वो तमाम जो वो लोग हैं जो जिम्मेदार हैं हुकूमत को यहाँ तक पहुंचाने में, आज भी इनको लेना चाह रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके पीछे दौड़ रही है। नहीं, हम पीछे किसी के भी नहीं दौड़ रहे। हाँ, वो लोग जो कि अपने हल्का अहबाब में, हल्के में, अपने सियासी हलकों में, कॉन्स्टिट्यूंसी में जो असर रखते हैं, जो अपने लोगों की खिदमतें करते हैं, नहीं, जो अपने लोगों की खिदमतें करते हैं और लोग उनको वोट के जरिए जो है लेकर आते हैं, उनकी बात और है। लेकिन आप पैराशूट्स की जो बात कर रहे हैं, जो इस तरीके जो ये अपने पार्टी जो इस्तेकाम पार्टी का नाम बताया, ये आप इसमें मुझे नाम बता देना कौन कौन लोग हैं। वो सारे लोग हैं जो इलेक्टेबल्स थे, नहीं, मेरी गुजारिश, जो आए और पीटीआई की गवर्नमेंट बन गई, जो पीटीआई में रहे और पीटीआई के लिए गाने तराने लिखते रहे और फिर गाते भी रहे, गुनगुनाते भी रहे, फिर कहते रहे सर पे गोली खा लेंगे, लेकिन पीटीआई नहीं छोड़ेंगे। साहब ने कहा है कि हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि शाह महमूद कोई सा भी वापस आ जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये सारे वो लोग हैं। नहीं, देखिए, पीपल्स पार्टी एक
ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि आईन पाकिस्तान देने वाली पार्टी है और जिसने जमहूरियत के लिए सबसे बड़ी कुर्बानियां पाकिस्तान में दी पंजाब हैं। में आपके पास फिर उम्मीदवार नहीं, मैं आपको बताती हूँ। और डिलीवरी की बात हो, आप क्या बात कर रहे हैं? हम अवाम में जाते हैं, जावेद चौधरी साहब, और हमें लोग आकर कहते हैं कि रोजगार था तो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में था, अगर सस्ती चीजें थी, अशिया थी, पीपल्स पार्टी के दौर में थी, और अगर गंदम एक्सपोर्ट होने वाले मुल्कों में शुमार पीपल्स पार्टी पाकिस्तान का होता था तो पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में था, अगर पावर्स को डिवॉल्व किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। बेनजीर आप 2013 में जब गवर्नमेंट बनी थी मियां नवाज शरीफ साहब की, सिर्फ उनकी तकरीरें सुन ले पहले। मैं किसी तकरीर की बात नहीं कर रही, मैं किसी तकरीर की बात नहीं करी। एतराजात होते हैं, हमें बहुत सारी पॉलिसीज पे एक दूसरे के खिलाफ होगा, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रही हूँ कि सोशल सिक्योरिटी के जो प्रोग्राम्स हैं, जो सोशल सेफ्टी के जो प्रोग्राम्स हैं, लोगों को वेलफेयर के प्रोग्राम्स पीपल्स पार्टी ने दिए हैं, ये पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी कामयाबी है। आज आप देख रहे हैं कि शहर कराची में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मेयर लेकर आई है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दुनिया के सबसे बड़े शहरों में आबादी के तनासब से जो है शहर कराची आता है, और उस शहर में अगर पीपल्स पार्टी, हम समझते हैं कि हमारी नून लीग ने कहा है कि जो कराची के मेयर जैसे इलेक्शन है वो हमें नहीं चाहिए, तो उससे आप अंदाजा लगाएं इख्तलाफात आपके शुरू हो गए हुए हैं। इख्तलाफात जमहूरियत का हुस्न है। 13 अगस्त को वाकई असम्बलियां टूट जाएंगी और गवर्नमेंट चली जाएगी 13 अगस्त या उससे पहले इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे कि तोड़ दी जाए, नहीं तोड़ दी जाए नहीं तो 90 दिन पे चले जाए इलेक्शन। देखिए 12 अगस्त मिडनाइट असेंबलियां ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएंगी, ठीक है, उससे पहले आप डिसॉल्व करना आपके पास होता है, वरना 12 बजे खत्म हो जाता है। तो आप डिसॉल्व करेंगे या खत्म हो जाएंगे? वैसे वो अभी उस पर अंडर कंसिडरेशन है, मेरा ख्याल है चांसेस बात के जाते हैं कि पहले हम उसको डिसॉल्व कर दें ताकि इलेक्शन जो होगा 90 दिन, ये नवंबर में चले, तो नवंबर में क्यों जाना चाहते हैं आप? वैसे देखिए वो थोड़ा ज़रा टाइम कैंपेन के लिए मिल जाएगा, थोड़ा ज़रा वेदर भी बेहतर होता है उसके अंदर, तो वो इसलिए मियां साहब आ जाएंगे उससे पहले, मियां नवाज साहब भी इंशाल्लाह, लेकिन आके उनको सबसे पहले केस भुगतने पड़ेंगे। वो जो भी होगा लीगल हम उसको पूरा करेंगे, वो करेंगे। और आपके उम्मीदवार मियां नवाज शरीफ साहब होंगे, वजीर आजम के हमारे उम्मीदवार मियां नवाज। और पंजाब का फैसला आपने अभी तक नहीं किया? वो मियां नवाज साहब ही फैसला करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मरियम साहबा जो होगी पंजाब के अंदर और मियां साहब जो है, लेकिन मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। मियां नवाज साहब, उससे पहले भी एक बार ये कि मियां शहबाज शरीफ यहाँ पे, हमजा शहबाज साहब वहां पे, उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वजीर आजम और चीफ मिनिस्टर कौन है, इम्पोर्टेंट ये है कि आपने मुल्क के लिए क्या किया, आपने आवाम के लिए क्या डिलीवर किया कि नहीं। हमें ये पॉपुलिस्ट स्लोगनेरिंग से निकलना पड़ेगा। अगर डिलीवरी जो करता है उसके वो आ जाए, जो भी डिलीवर करता है। फरीद साहब आपसे आखिरी सवाल, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये वाकई इलेक्शन हो जाएंगे और इलेक्शन के अंदर आपको कोई नजर आ रहा है कोई अपसेट हो, या फिर इन दोनों पार्टीज में से कोई एक गवर्नमेंट बनाने के काबिल हो जाए? देखिए जज साहब, सियासी पहलू के ऊपर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। आपके पास जो लोग बैठे हैं वो मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं। जहां तक माशी मॉडल का ताल्लुक है, वो चाहे पीपल्स पार्टी है या PMLN है, इनकी या PTI है, इनका जो माशी मॉडल है वो बड़ा सिंपल रहा। वो रहा है कि बोरो एंड स्पेंड, आप कर्जा लेते जाएं और खर्चा करते जाएं। मुझे लगता यह है कि ये वाला जो माशी मॉडल है, चाहे जो भी पार्टी इलेक्शन जीते, वो ये वाला मॉडल अब पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए नहीं इजाजत दे सकता। ये वाला मॉडल बदलना होगा, या बोरो एंड स्पेंड वाला। 2 अदवार चौधरी साहब ऐसे आते हैं पाकिस्तान की 70 साल माशी तारीख में जिसमें ये मॉडल नहीं था। एक तो वो अयूब खान साहब का मॉडल था, उस दौरान बोरो एंड स्पेंड वाला मॉडल नहीं था, वहां पे हमें नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमने देखी। और फिर उसके बाद मुशर्रफ का जो पीरियड आया, उसमें बाकायदा एक बड़ी कॉम्पिटेंट किस्म की माशी टीम थी। उस दौरान हमने पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको ग्रो करते देखा। इन 2 अदवार के अलावा तो बोरो एंड स्पेंड वाला मॉडल रहा है, और कोई भी सियासी जमात आ जाए, ये मॉडल जो है ये बदलना पड़ेगा। ठीक, वैसे इशू ये है, किसान ने सबसे पहला जो कर्जा लिया था वो लिया था इस्लामाबाद के लिए। जब ये कैपिटल बना था तो पाकिस्तान पहली मरतबा बाहर गया था और वहां से कर्जा लेके हमने ये शहर डेवलप किया था, पर उसके बाद फिर हमने सांस नहीं ली। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खानों को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।